नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। जी हां, यह ब्रेकिंग न्यूज है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने पीआईबी के सामने यह घोषणा की है। उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। आने वाले दिनों में यह तय किया जाएगा कि इसका प्रारूप कैसा होगा, चेयरमैन कौन होगा और इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे। ये सारी जानकारी जल्द ही सामने आएगी। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यह अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। दोस्तों, यह खबर इसलिए भी खास है क्योंकि इसका महत्व OROP 1 राउंड ऑन ऑफ रिलीफ है, रैंक 1 पेंशन से भी अधिक है। जहां OROP का लाभ केवल कुछ पेंशनर्स को मिला, वहीं 8वां वेतन आयोग एक ऐसा प्रणालीगत सुधार होगा जिसमें हर पेंशनर और हर सरकारी कर्मचारी को लाभ पहुंचेगा। यह वेतन और पेंशन के रिवीजन का ऐसा कदम है जो सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, यह केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी घोषणा है। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और यह एक बड़ी खबर है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि पे कमीशन का फिटमेंट कितना होगा और इसे किस प्रक्रिया से लागू किया जाएगा। इन सभी जानकारियों को सटीक और विस्तृत रूप से आपको हमारे चैनल पर लगातार दिया जाएगा। इसलिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर ताजा और सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम समय समय पर आपके लिए सभी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आते रहेंगे ताकि आप हर नई जानकारी से तुरंत अवगत हो सकें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। यह खबर वाकई खास है। स्पर्श ने OROP का डबल एरियर जारी कर दिया है। क्या आपको भी डबल एरियर मिला है? जी हां दोस्तों, वर्तमान में स्पर्श द्वारा OROP का रिवीजन जारी है। जनवरी के महीने में जिन पेंशनर्स को OROP का लाभ मिल रहा है, उन्हें 6 महीने का एरियर दिया जा रहा है, जो जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक की अवधि का है। साथ ही जनवरी 2025 से उनकी पेंशन OROP के संशोधित दर पर जारी होगी। दोस्तों, हाल ही में मैंने जानकारी साझा की थी कि कुछ पेंशनर्स को डबल एरियर का भुगतान हो रहा है। दोस्तों, आइए इसे पेंशन स्लिप के माध्यम से समझते हैं। जो पेंशन स्लिप आप देख रहे हैं वह जनवरी महीने का है और OROP के एरियर से संबंधित है। यह पेंशन स्लिप लीडिंग सीमैन मुरलीधर शर्मा जी का है, जो 1981 में सेवानिवृत्त हुए थे। इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उन्हें OROP का एरियर 10,560 रुपये प्राप्त हुआ है, जबकि उन्हें केवल 5,280 रुपये मिलना चाहिए था। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि क्यों उन्हें 5,280 रुपये का भुगतान होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसका डबल यानी 10,560 रुपये प्राप्त किया। नीचे आप इनका कैलकुलेशन शीट देख सकते हैं, जिसमें जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक का पूरा विवरण दिया गया है। इसमें ORP के तहत बेसिक पेंशन में 575 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ 53% की दर से 305 रुपये का DR जोड़ने पर कुल मासिक बढ़ोतरी 880 रुपये बनती है। इस प्रकार 6 महीने का कुल एरियर 5,280 रुपये होना चाहिए था, लेकिन उन्हें 10,560 रुपये का भुगतान किया गया, यानी डबल एरियर का। यह स्पष्ट रूप से स्पर्श प्रणाली में तकनीकी खामी का परिणाम है। हालांकि यह अतिरिक्त भुगतान भविष्य में रिकवरी के दायरे में आएगा। स्पर्श की यह प्रक्रिया, जिसमें गलती से अतिरिक्त राशि का भुगतान और फिर रिकवरी शामिल है, पेंशनर्स के लिए चिंता का विषय बन सकती है। इस समस्या को दूर करने के लिए तकनीकी सुधार आवश्यक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। क्या ऑनरी रैंक सिर्फ पेंशनर्स को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं? दोस्तों, ऑनरी रैंक 2 प्रकार के होते हैं। पहला, एक्टिव सर्विस के दौरान मिलता है, यानी जब आप सेवा में होते हैं, और दूसरा रिटायरमेंट के बाद मिलता है,
एक्टिव सर्विस में जो लोग ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन जैसे रैंक प्राप्त करते हैं, उन्हें अधिकारी के समान मासिक वेतन, MISP और अन्य लाभ मिलते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले ऑनरी रैंक में ये सभी लाभ नहीं होते। बेसिक वेतन आदि निश्चित हो जाता है, यह एक अलग मामला है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो ऑनरी रैंक मिलते हैं, जैसे सिपाही को ऑनरेडी नायक, नायक को ऑनरेडी हवलदार, हवलदार को ऑनरेडी नायक सुधार और सूबेदार को ऑनरेडी सूबेदार मेजर, इन मामलों में पेंशनर्स को ऑनरी रैंक तो मिल जाता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद प्राप्त होने वाले इन ऑनरी रैंकों से वित्तीय लाभ नहीं होता। एक खास रैंक जैसे कि ऑनरेडी नायब सूबेदार 2006 के बाद रिटायर होने वाले पेंशनर्स को नायब सूबेदार के बराबर पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन यह लाभ अब तक नहीं दिया गया है। PCDA, पेंशन कमिश्नर डिपार्टमेंट, ऑनरेडी नायब सुधार के लिए कोई विशेष लाभ नहीं देता है और इसके लिए OROP टेबल में एक अलग कॉलम भी बनाया गया है। इसमें नायब सुधार और हवलदार के बीच का पेंशन दिया जाता है, लेकिन कई मामलों में ऑनरेडी नायब सुधार का रैंक देने से पेंशनर को नुकसान हुआ है। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एक PPO, पेंशन पेमेंट ऑर्डर दिखाऊंगा। इस PPO में जो हवलदार रैंक के पेंशनर हैं और जिनको ऑनरेडी नायब सुधार का रैंक मिला है, यह साफ दिखता है कि उन्हें मिलने वाला पेंशन अन्य पेंशनर्स की तुलना में कम हुआ है। यहां हम देख सकते हैं कि इस PPO में इंस्पेक्टर सिंह जी का विवरण है, जिनका रिटायरमेंट मार्च 2006 में हुआ था। उन्हें ऑनरेडी नायब सुधार का रैंक दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें मासिक वेतन सुधार MSSP नहीं मिल पाया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका रिटायरमेंट 2006 के बाद हुआ था और उनकी सेवा अवधि 24 साल थी। उन्हें ऑनरेडी नायब सुधार के तहत पेंशन दी गई, लेकिन उनकी सेवा की लंबाई और रिटायरमेंट की तिथि के आधार पर उन्हें रेगुलर नायब सुधार के बराबर पेंशन मिलनी चाहिए थी। 2006 के बाद रिटायर होने के कारण यह पेंशन सुधार उचित नहीं था और उनका वित्तीय लाभ प्रभावित हुआ है। 2006 के बाद के ऑनरेडी नायब सुधार प्राप्त पेंशनर्स को भी पुरानी रेट के हिसाब से पेंशन दी गई है, जबकि इनकी सेवा अवधि 24 साल थी। इस वजह से उन्हें MSSP या नायब सुधार के लाभ नहीं मिले। हालांकि इनका पे लेवल 6 है और चाहे उन्हें ऑनरेडी नायब सुधार मिले या MSSP, पे लेवल 6 ही होता है। अब हम देख सकते हैं कि इनका बेसिक पेंशन 23,750 रुपये है। यह पेंशन इनके सेवा और रैंक के हिसाब से निर्धारित किया गया है, लेकिन उन्हें उचित सुधार के लाभ नहीं मिल सके जो उनके अधिकार थे। दोस्तों, 2006 से पहले के ऑनरेडी नायब सुधार का बेसिक पेंशन ऑनरेडी 2 के रेट के हिसाब से तय किया गया था, लेकिन अब यह पेंशनर जो मार्च 2006 में रिटायर हुए हैं, यदि उन्हें MSSP दिया जाता है तो MSSP लागू हो सकता है। यदि MSSP न भी दिया जाए तो 2006 के बाद के ऑनरेडी नायब सुधार के कारण उन्हें रेगुलर नायब सुधार के बराबर पेंशन मिलनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि हम उनके PPO में देख सकते हैं, यह साफ तौर पर दिखाता है कि उन्हें ऑनरेडी नायब सुधार देने के कारण कहीं न कहीं उनका पेंशन कम किया गया है, जो उनकी सही पेंशन स्कीम से मेल नहीं खाता। जी हां, 2006 के बाद के ऑनरेडी नायब सुधार प्राप्त पेंशनर्स को नायब सुधार का पेंशन नहीं दिया गया और उनके लिए MSSP भी ग्रांट नहीं हुआ, जिससे यह पेंशनर वित्तीय रूप से घाटे में हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, इन पेंशनर्स को ऑनरेडी नायब सुधार रैंक देने के कारण नुकसान हो रहा है, जबकि बाकी जितने भी ऑनरेडी रैंक हैं, जैसे ऑनरेडी नायक, हवलदार, नायब सुधार और सुधार मेजर, इन रैंक्स का अगर कोई वित्तीय लाभ नहीं है तो इन रैंक्स को देने का क्या मतलब है? इसलिए यह जरूरी है कि इन ऑनरेडी रैंक्स से जुड़े एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए जिससे जिन पेंशनर्स को ये रैंक मिले हैं उन्हें किसी न किसी रूप में लाभ मिल सके। चलिए अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पेंशनर्स ने खुशी जताते हुए आभार व्यक्त किया है क्योंकि उनके खाते में 93,371 रुपये का एरियर जमा हो गया है। जी हां, बहुत से पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको MISSP लागू होने के बाद भी उनके हिसाब से भुगतान नहीं हो पाया,
लेकिन जब पेंशनर्स हमारे चैनल से जुड़कर जागरूक हो रहे हैं तो उन्हें उनका हक मिल रहा है और एरियर का भुगतान भी हो रहा है। यह जो मैसेज आप देख रहे हैं उसमें पेंशनर्स के बैंक अकाउंट में 9,30,000 से ज्यादा की राशि क्रेडिट हो चुकी है। इस पर पेंशनर बहुत खुश हैं, जैसे अरविंद जी को उनका हक मिल गया। ऐसे कई पेंशनर्स हैं जिन्हें लागू होने के बावजूद कई लाभ नहीं मिल पाए थे। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम पेंशनर्स को उनकी सही जानकारी और हक दिलवा सकें। जो चीजें आपके हक में लागू हैं, कम से कम वही मिलनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लागू नहीं हुई हैं और हम उनकी मांग करते हैं, जैसे इक्वल एमएसपी और ओआरओपी में जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने की मांग। ये चीजें तभी मिल सकती हैं जब सरकार उनकी मंजूरी दे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले से लागू हैं और इसके लिए केस करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जागरूक होने की जरूरत है। अगर आपको वह लाभ नहीं मिला है तो आपको शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता है और केवल यही करने से आपको वह मिल सकता है। इन चीजों को जानने के लिए और यह समझने के लिए कि आपको क्या लागू है और कैसे कार्रवाई करनी है, आपको हमारे चैनल के वीडियो को नियमित रूप से देखना होगा। तभी आपको समय समय पर पता चलेगा कि आपको कौन सी चीजें लागू हो रही हैं और कैसे प्राप्त की जा सकती हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 15 लाख वाली युद्ध सम्मान योजना के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर्स से फिर से दस्तावेज मांगे हैं और इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। जी हां दोस्तों, जनवरी 2025 का एक ताजा पत्र सामने आया है जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर्स से युद्ध सम्मान योजना के तहत दस्तावेज दोबारा भेजने के लिए कहा है। चलिए हम वह पत्र देखते हैं। यह जो पत्र आप देख रहे हैं वह 3 जनवरी 2025 का है और यह तोपखाना अभिलेख से संबंधित है। यह पत्र आर्टिलरी रिकॉर्ड्स द्वारा पेंशनर को सीधे सीधे भेजा गया है और इसमें प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ 15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना के बारे में जानकारी दी गई है। यह पत्र तब भेजा गया जब पेंशनर ने अपना डेटा रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दिया था। इस पत्र में लिखा गया है कि पेंशनर को यह जानकारी दी जा रही है और इसमें हिंदी में भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। चलिए अब हम इसे विस्तार से समझते हैं जैसा कि पत्र में उल्लेखित है। युद्ध सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली राशि के भुगतान के लिए संबंधित मामलों पर सरकार से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि तोपखाना अभिलेख कार्यालय अभी भी सूचना संकलन की प्रक्रिया में है। इस पत्र में पेंशनर से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक विवरण को जिले के कार्यालय के माध्यम से सही तरीके से सत्यापित करवाकर नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार पुनः इस कार्यालय को भेजें। इसका मतलब यह है कि पेंशनर को अपने दस्तावेज फिर से भेजने की आवश्यकता है ताकि प्रसंस्करण की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। हालांकि भारत सरकार से अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी रिकॉर्ड ऑफिस पेंशनर्स का डाटा एकत्र कर रही है और उसे संकलित कर रही है। लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस चाहती है कि पेंशनर्स का डाटा जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से भेजा जाए ताकि सीधे तौर पर पेंशनर्स खुद डाटा न भेजें। इस संदर्भ में पेंशनर्स को यह जानकारी दी गई है कि उन्हें अपना डाटा जैसे पहले से बताया गया है भेजना है। इसमें शामिल हैं आर्मी नंबर, रैंक, नाम, उम्र, पता, संपर्क नंबर, भूमि का विवरण जैसे कृषि भूमि, प्लॉट, रेजिडेंशियल फ्लैट प्लॉट आदि और पिछले 5 वर्षों का आयकर विवरण। अगर ये सभी जानकारी उपलब्ध नहीं है तो पेंशनर्स को यह जानकारी पूरी तरह से जमा करनी होगी। इस लेटर में यह भी बताया गया है कि पेंशनर को अपनी वर्तमान स्थिति जैसे वर्तमान पेशेवर ऑक्यूपेशन, वार्षिक आय और कोई भी अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां रिमार्क्स भरकर जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से भेजना होगा। इसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर से यह भी अनुरोध किया है कि उनका आवेदन पत्र ऊपर उल्लेखित विवरणों के अनुसार 31 जनवरी 2025 से पहले इस कार्यालय में पहुंचना चाहिए, अन्यथा उनका आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा।
इसका मतलब है कि चीजें अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। रिकॉर्ड ऑफिस भी यह नहीं जानता कि यह योजना कब लागू होगी और इसका भुगतान कैसे होगा, लेकिन फिर भी वह डाटा एकत्र कर रहा है और प्रक्रिया को जारी रखे हुए है। यह आरटी रिकॉर्ड का लेटर था जिसमें पेंशनर को कहा गया था कि वे अपना डाटा जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से भेजें, क्योंकि जब पेंशनर ने अपना डाटा सीधे रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा था तो रिकॉर्ड ऑफिस ने इस प्रक्रिया को बदलने का निर्देश दिया। हालांकि युद्ध सम्मान योजना के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट आदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है, रिकॉर्ड ऑफिस ने फिर भी डाटा संग्रह करना जारी रखा है। पेंशनर्स का काम है कि वे अपना डाटा जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू भेज दें। भले ही योजना का परिणाम क्या होगा यह बाद की बात है, तो फिलहाल डाटा भेजने में कोई हानि नहीं है। आगे कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने पर मैं फिर से आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।